हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू 9th क्लास स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? जैसा कि हमारा जो चैप्टर 4 चल रहा है, लास्ट क्लास में हमने जो एटम की स्ट्रक्चर है इसके बारे में डिस्कस किया था और जे थॉमसन के प्रैक्टिकल के बारे में मैंने आपको बताया था, जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के बारे में। और एक बार थोड़ी देर के लिए मैं उसे अगेन रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद उसके पोस्टुलेट्स में उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया था प्रैक्टिकल के बाद में, उसके बाद हम नेक्स्ट साइंटिस्ट का प्रैक्टिकल लेंगे। तो जे थॉमसन ने बताया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम, एटम का जो ज्यादातर पार्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम, जैसे कि यहां डायग्राम में भी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम, ये पूरा एक खोखला गोला होता है, होलो स्फीयर होता है। इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बिखरा हुआ रहता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज बिखरा हुआ रहता है, एम्बेडेड रहता है नेगेटिव चार्ज इस तरीके से। ओके, नेगेटिव जो चार्ज है इसके अंदर बिखरा हुआ रहता है। तो जे थॉमसन ने यह बताया था कि ज्यादातर जो एटम का पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बिखरे हुए रहते हैं। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, और जो अवेलेबल नेगेटिव चार्ज है वो एटम के अंदर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, इन एन एटम। तो जे थॉमसन ने बताया कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है वो इक्वल मैग्नीट्यूड में होता है, इसलिए दोनों चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, इसलिए बोला गया है एटम को, क्या बोला गया है, एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोला गया है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। फिर उन्होंने वाटरमेलन से इसका कंपैरिजन किया है। जैसे वाटरमेलन का पूरा पार्ट रेड होता है और उसके अंदर बीज होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो उन्होंने इसका कंपैरिजन वाटरमेलन से किया है। और दूसरा है जो कंपैरिजन किया है जे थॉमसन ने, वो प्लम पुडिंग से किया है। उन्होंने बताया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ पुडिंग, पुडिंग का जो ज्यादातर पार्ट है, ठीक है, जैसे एक जापानीज स्वीट डिश है जिसका नाम है, जैसे बूंदी का लड्डू मान लीजिए कि पूरा येलो कलर का होता है तो पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया ड्राई फ्रूट्स रहते हैं जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। और यहां से आप लोगों को हेडिंग बता ही दिया, पहले क्या नोट करना है। तो जे थॉमसन का जो प्रैक्टिकल है एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जे थॉमसन यहां से स्टार्ट होता है, इसको हेडिंग डाल करके आप लोग यहां से नोट करोगे। ठीक है, ये यहां से नोट करने के बाद वाटरमेलन तक आपको नोट करना है। ओके, यहां तक नोट हो जाएगा। इसके बाद आपको ये डायग्राम बना लेना है। पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, आगे देखिए जे थॉमसन के, ठीक है, क्या प्रपोज्ड, इन्होंने क्या प्रपोज्ड किया, मतलब प्रैक्टिकल के बाद में क्या बताया इन्होंने। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड दोनों पॉइंट आपको लिखने हैं, स्टार लगा करके नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है जब आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाए, जब आपको ये पॉइंट लिखने हैं। तो पहला पॉइंट ये बताया कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है, एक धनावेशित गोला होता है। ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आर एम्बेडेड इन इट, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बिखरे हुए रहते हैं जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। सेकेंड पॉइंट बताया द नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब मैग्नीट्यूड में इक्वल है, दोनों का परिमाण समान है, तो क्या होगा, एटम को उस कंडीशन में न्यूट्रल बताया गया है। तो जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि एटम एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, तो थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल के बाद आप लोग यहां पर फुल स्टॉप लगा दीजिएगा इसे। ठीक है, आगे चलते हैं रदरफोर्ड के पे। तो 1898 में, ठीक है, ये 1898 में तो जे थॉमसन ने बताया था। ठीक है, आपको सन भी पता नहीं हो तो 1898 में जे थॉमसन का था। रदरफोर्ड जो था वो इन 1911 में रदरफोर्ड ने बताया था। जे थॉमसन कंप्लीट होता है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं रदरफोर्ड के प्रैक्टिकल पर। ठीक है, रदरफोर्ड के प्रैक्टिकल की हम लोग बात करेंगे।
रदरफोर्ड ने जो प्रैक्टिकल बताया, उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी उसे जाना जाता है। रदरफोर्ड के प्रैक्टिकल को गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। चलिए जी, रदरफोर्ड देख लीजिएगा इन 1911, ठीक है। इसका जो पूरा नाम है वो है अर्नेस्ट, कई बार आपको लिखा मिलता है बुक्स में E. रदरफोर्ड, ठीक है, ये लिखा मिलता है। तो ई का मतलब मैं बता दूं, इसका पूरा नाम जो है वो है अर्नेस्ट, ERNEST, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ओके, क्लियर है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड इसका पूरा नाम है। 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल रिप्रेजेंट किया था, एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने कंप्लीट किया था जो कि अल्फा पार्टिकल्स पे डिपेंड था। किस पे डिपेंड था? अल्फा पार्टिकल्स पे। ओके, यह बोल सकते हैं इन्होंने 1911 में अल्फा स्कैटरिंग, ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था, ठीक है। इसका पूरा नाम ये हो गया। तो आपको 2 लाइन का गैप देकर के हेडिंग डालनी है, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। क्या है नेक्स्ट? रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। इसमें ये लिखना है इन 1911 रदरफोर्ड वाज सजेस्टेड द अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, या अल्फा स्कैटरिंग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है। इसका जो प्रिंसिपल है वो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे है, मतलब ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहलाता है, ठीक है। उन्होंने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में इन्हें बताया था। जो रिलेटिव पोजीशन होती है पार्टिकल्स की, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स, वो रदरफोर्ड ने सजेस्ट किए थे। और उन्होंने एक फेमस अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था जिसे रदरफोर्ड स्कैटरिंग, जिसे रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने हीलियम न्यूक्लियस लिया, हीलियम न्यूक्लियस से कई सारी अल्फा पार्टिकल्स, बहुत सारी अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि अप्रॉक्स कितनी, लगभग 20,000 से भी ज्यादा, यानी कि इतनी तो है ही 20,000, इससे ज्यादा भी अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की थी इन्होंने एक गोल्ड फॉइल पर, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगेन रिपीट कर देता हूं। रदरफोर्ड ने हीलियम न्यूक्लियस लिया। सबसे पहले हीलियम न्यूक्लियस से क्या निकलती है? अल्फा रेज निकलती है। उन अल्फा पार्टिकल्स जो निकलते हैं, वो अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की उन्होंने। किसके ऊपर बौछार की? गोल्ड फॉइल पर, सोने की एक पतली पन्नी पर। किस पर? सोने की, गोल्ड मतलब सोने की पतली सी पन्नी पर, जिसकी थिकनेस कितनी होती है? 10⁻⁻7 मीटर थिकनेस। बहुत पतली, अनबिलीवेबल थिकनेस बोल रहा हूं मैं। ये 10⁻⁻7 मीटर का मतलब है अनबिलीवेबल थिकनेस, बहुत ही ज्यादा पतली पन्नी। जैसे आपने टिश्यू पेपर देखा है, कभी शादी पार्टी में जाते हैं, हम लोग भी काम में लेते हैं, प्लेट पर लगा हुआ रहता है टिश्यू पेपर, कितना पतला होता है, ठीक है, बहुत पतला टिश्यू पेपर होता है। तो इतनी पतली गोल्ड फॉइल पर इन्होंने किसकी बौछार की थी? अल्फा पार्टिकल्स की, ठीक है। इसका मैं डायग्राम भी आप लोगों को बताऊंगा, देखिएगा। डायग्राम में ज्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल सा डायग्राम है। हीलियम न्यूक्लियस से इन्होंने, देखिए सबसे पहले आपको यहां से लिखना है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। रदरफोर्ड डिजाइन्ड एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल, ठीक है, यहां तक आप नोट कर लोगे। और अर्नेस्ट से पहले आप लोगों को लिखना है इन 1911, ठीक है। क्या लिखना है? इन 1911, ठीक है। चलें आगे की तरफ।
अब देखिए क्या इन्होंने किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, यहां से अल्फा रेस, अल्फा पार्टिकल्स, देखिए आप लोग यहां से इसके चारों तरफ एक गोल्ड फॉइल लगी हुई है, इसके चारों तरफ एक गोल्ड फॉइल लगी हुई है इस तरीके से। ठीक है, ये गोल्ड फॉइल हो गई, जिसके अंदर जिंक सल्फाइड की कोटिंग होती है। इसके अंदर किसकी कोटिंग होती है, जिंक सल्फाइड का कलर किया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, मतलब जैसे हम किसी पर कलर करना होता है अंदर से एक कलर कर देते हैं, ऐसे ही इस पर जिंक सल्फाइड, ये रेड कलर जो दिखा रहा है आपको रेड मार्कर से, ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई है। अब इन्होंने क्या किया, ये तो है हीलियम न्यूक्लियस, इसका नाम क्या है, हीलियम न्यूक्लियस से कई सारी अल्फा पार्टिकल्स, ये एक बीम निकल रहा है। आपने कभी 8th 7th क्लास में पढ़ा हो, बीम मतलब एक प्रकाश का एक पुंज होता है जिसमें कई सारी अल्फा पार्टिकल्स होती है। तो इन्होंने एक बीम की बौछार की, कई सारी अल्फा पार्टिकल्स थी वहां पे, और देखिए आगे जाकर किस तरीके से ये स्ट्राइक करती हैं। एक यहां इस तरीके से बहुत सारी अल्फा पार्टिकल्स इन्होंने यहां पर डाली और सबने अलग अलग जगह पर जाकर स्ट्राइक किया, टच हुई ये, और वहां पर जहां पर ये टच हुई वहां पर चमक पैदा की इन्होंने। क्या पैदा की, चमक पैदा करी यहां पर। ठीक है, ये चमक पैदा हुई है जहां जहां पर ये टच हुई। ठीक है, और चमक पैदा होने से, यहां पर ये चमक पैदा हुई है, इन चमक पैदा होने से यानी फ्लोरोसेंस क्रिएट हुआ है, इससे क्या होगा, इससे हम जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि किस तरफ अल्फा पार्टिकल्स टकराई हैं। घर में एक सर्विस लाइन जा रही है, मान लीजिए घर में लाइट की सर्विस है, यह हमारे सबके घरों में है, फिटिंग में कॉपर वायर काम में लेते हैं, अचानक से कोई वायर कहीं से जल गया, तो हम क्या पूरी फिटिंग को खोलते हैं क्या, पूरी वायरिंग को ओपन करते हैं क्या, नहीं, स्मेल आती है। या फिर टेस्टर की हेल्प से हम चेक करते हैं, ठीक है, या एमसीबीज की हेल्प से पता लगा लेते हैं कि किस जगह शॉर्ट सर्किट हुआ है, किस जगह से तार ब्रेक हुआ है। ठीक है, वहीं से ही ओपन करके उसे, ठीक है, दोबारा से कनेक्ट किया जाता है। तो ऐसे ही यहां पर ये टच हो जाती है, अंदर की तरफ जिंक सल्फाइड की कोटिंग है। तो आप देखिए ये हीलियम न्यूक्लियस हो गया, ये जो है इसे बोलेंगे बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल्स हो गए, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स डाली गई कई सारी। ठीक है, ये जो है वो है गोल्ड फॉइल, पतली, यानी कि मैं लिख रहा हूं थिन गोल्ड फॉइल, यहां पर लिख दिया मैंने थिन गोल्ड फॉइल। ये डायग्राम आपकी बुक में नहीं है, आप लोग इसे बना लीजिएगा। ठीक है, आपकी बुक में नहीं है, आप लोगों को ये बनाना है। किसके बाद बनाना है, जब आप यहां तक लिख लो। ठीक है, गोल्ड फॉइल तक। ओके, अंदर की तरफ जो है, अंदर की तरफ ये रेड कलर का ये है ZnS, जिंक सल्फाइड कोटिंग, COATING, जिंक सल्फाइड की कोटिंग है। अब देखिए हुआ क्या, ये हीलियम न्यूक्लियस है, यहां से अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग की गई। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग की गई। ठीक है, और देखिए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, यहां पर गोल्ड फॉइल है, ये पतली, जिसकी थिकनेस कितनी है, 10⁻⁷ मीटर है, और इसके अंदर की तरफ यहां पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई है। कई सारी अल्फा पार्टिकल से टकराती हैं, टच होती हैं, स्ट्राइक करती हैं, तो चमक पैदा क्रिएट करती है। तो इन्होंने क्या कंक्लूजन दिए, मैं और आपको आगे लिखवा रहा हूं। डायग्राम बना लोगे आप लोग, ये हो जाएगा डायग्राम। ठीक है, डायग्राम के बाद आप लोगों को पॉइंट लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये लिखना है कि उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स क्यों सेलेक्ट करी, उसका भी रीजन है। फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, ही सेलेक्टेड ए गोल्ड फॉइल, उन्होंने गोल्ड फॉइल क्यों सेलेक्ट की, अल्फा पार्टिकल नहीं सॉरी, गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल क्यों सेलेक्ट की, सोने की पतली पन्नी ही क्यों ली, उन्होंने इतनी पतली क्यों ली, क्योंकि वो देखना चाहते थे, कौन, मैं नहीं, रदरफोर्ड, वो देखना चाहते थे
कि इतनी पतली गोल्ड फॉइल से कोई अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस आ सकती है? हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ये कैसे संभव है? लेकिन ये हुआ है संभव, बताया गया है प्रैक्टिकल के दौरान। जैसे मैं एक लोहे का गोला ले लूं, एक गोला ले लिया मैं लोहे का, कितना भारी होगा सोचो, अगर पड़ जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या हुआ, एक लोहे का गोला, ठीक है, उसको फेंका और एक टिश्यू पेपर पे मैंने उस गोले को फेंका। गोले, लोहे का मतलब प्लास्टिक का भारी हैवी प्लास्टिक ले लो, उसको मैंने एक टिश्यू पेपर पर मारा जोर से, तो क्या होगा? टिश्यू पेपर को अपने साथ ले जाएगा, ठीक है ना। वो टिश्यू पेपर भी उस बॉल के साथ चला जाएगा, क्योंकि खुद तो भारी है वो। टिश्यू पेपर कितना सा हल्का होता है। उस जो अभी स्टेटमेंट मैंने बोला है, इसका इस प्रैक्टिकल से रिलेशन है, क्योंकि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट निकला वो एक इनक्रेडिबल ट्रूथ था, एक अविश्वसनीय इंसिडेंट था, एक इनक्रेडिबल इंसिडेंट बोल सकते हो, एक अविश्वसनीय घटना थी। वो कैसे थी कि आप एक बॉल को टिश्यू पेपर पर मारे और वो बॉल टिश्यू पेपर से टकरा के वापिस आ जाए और आपको चोट पहुंचाए। जैसे मेरे सामने अभी टिश्यू पेपर है, तो मैं इस पे बॉल मार रहा हूं, टकरा के वो मेरे ऊपर ही आ जाए और मेरे को ही घायल कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट ऐसा हुआ है इस प्रैक्टिकल में, इसलिए इसे इनक्रेडिबल इंसिडेंट प्रैक्टिकल बोला गया था, अविश्वसनीय घटना पर आधारित प्रयोग। तो इन्होंने इतनी पतली गोल्ड फॉइल इसलिए ली क्योंकि ये देखना चाहते थे कि इतनी पतली गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल्स टकरा के वापस आ सकती है। सो ही सेलेक्टेड ए गोल्ड फॉइल बिकॉज, ठीक है, ही वांटेड एज ए थिन लेयर एज पॉसिबल, ठीक है, दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम्स ऑफ थिक, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको लिखना है कॉपी में, अल्फा पार्टिकल्स आर डबल चार्ज हीलियम आयन। अल्फा पार्टिकल जो यहां पर मैंने लिखा है ये डबल चार्ज हीलियम आयन्स होती हैं, मतलब हीलियम आयन का जो चार्ज होता है उसका जस्ट डबल रखती है, यानी कि मास भी डबल ही हो गया, 4u हो गया, ठीक है। तो चार्ज डबल है, मास भी इसका डबल हो गया 4u, ठीक है। और फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट आपको लिखना है, it was expected that alpha particles would be deflected by subatomic particles in the gold atoms, ठीक है, since alpha particles were much heavier than the protons। ये यहां तक आपको प्रोटॉन्स तक नोट करना है। फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया कि अल्फा पार्टिकल्स इन्होंने क्यों ली इतनी पतली, क्योंकि ये देखना चाहते थे कि इतनी पतली गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल्स टकरा के वापस आ सकती है क्या। सेकेंड पॉइंट इन्होंने ये बताया कि अल्फा पार्टिकल जो होती है वो डबल चार्ज रखती है, जिसके कारण इनका मास भी डबल है, और कितना, 4u, 4 एटॉमिक मास यूनिट ये अपना मास रखती हैं, ठीक है। तीसरे पॉइंट में अल्फा पार्टिकल्स जो होती हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से इनका ओरिजिनेशन बताया है, क्योंकि ये जिस जगह पर टकराई है वहां से टकरा के वापिस भी आई है, डिफ्लेक्ट भी हुई है। डिफ्लेक्ट का मतलब ये होता है कि किसी चीज पर टकरा के, जरूरी नहीं है कि वो कम बैक करे, ठीक है, यानी कि वापिस आ जाए, वो टकरा के अपने रास्ते से हट जाती है, ठीक है, और इससे भारी होती है प्रोटॉन से। आगे की तरफ चलते हैं, ये नोट कर लेना आप लोग। इसके बाद वो तीनों पॉइंट लिखने के बाद आपके ये भी एक डायग्राम है, इस डायग्राम में ये बताया कि क्या जब अल्फा पार्टिकल्स टकराई, ठीक है, उस पर गोल्ड फॉइल पर, तो क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि अल्फा पार्टिकल्स जब गोल्ड फॉइल के ऊपर जैसे ही बॉम्बार्डिंग होती है तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सीधी निकल जाती हैं, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, यानी कि अप्रोक्स कितनी अल्फा पार्टिकल्स थी, 20,000 से भी ज्यादा थी, लेकिन बताई गई 20,000 तो है ही है। इसमें से ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर पास इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में निकल जाते हैं। तो देखिए अल्फा पार्टिकल, आपको इसके बाद ये लिखना, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठीक है, और ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। फिर आपको क्या हेडिंग डाली है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन में आपको पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये लिखना है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स were passed in straight line, ठीक है,
मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर पास्ड इन स्ट्रेट लाइन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे भी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर पास्ड इन थ्रू द कोल्ड फॉइल या स्ट्रेट लाइन। अब देखिए कैसे, जैसे ये कोई एटम है, ठीक है, और यहाँ पर बॉम्बार्डिंग की गई है अल्फा पार्टिकल्स की इस तरीके से, ये बॉम्बार्डिंग की गई है, ठीक है, ये बॉम्बार्डिंग की गई है, तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल जाते हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के, ठीक है, ये सीधे निकल गए। और इसके बाद बताया है कि सेकंड पॉइंट, सम अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, बट डिफ्लेक्टेड एट सम एंगल, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, लाइक कितने, सेकंड, फर्स्ट पॉइंट लिखने के बाद सेकंड पॉइंट लिखिएगा, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट सम एंगल, लाइक 95 डिग्री, ठीक है, 110 डिग्री, 115, 120 डिग्री, 85 डिग्री, कुछ एंगल से। कैसे, मैं आपको बताता हूं, आपने हीलियम न्यूक्लियस से कई सारी अल्फा पार्टिकल्स की इस गोल्ड फॉइल पर क्या की थी, बॉम्बार्डिंग की थी, ठीक है, यहां तक बॉम्बार्डिंग की थी। तो यहां से टकराने के बाद, ठीक है, कुछ अलग अलग एंगल से डिफ्लेक्ट हुई, कुछ मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स तो निकल गई सीधी, ठीक है, ये निकल गई सीधी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स कुछ एंगल से यहां पर 95 डिग्री 110 डिग्री से टकराई। लेकिन इतनी अल्फा पार्टिकल्स में से केवल एक अल्फा पार्टिकल टकरा के वापिस आई, केवल एक ही अल्फा पार्टिकल्स थी जो, यानी कि 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से वो टकरा के उसी रास्ते में कम बैक हुई। मोस्ट, यानी कि वन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल्स वाज रिबाउंडेड इन सेम डायरेक्शन एट 180 डिग्री एंगल। 20,000 में से एक, ठीक है, एक अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन 180 डिग्री, 180 का मतलब क्या हुआ, ये 90 और 90, यानी कि जिस डायरेक्शन में गई उसी में वापस आना, तो कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री, तो जिस डायरेक्शन में गई उसी में ही वापस आ गई 180 डिग्री पर, ठीक है, यहां तक आपको नोट करना है। इसके बाद इसे लिखना है, इन द वर्ड्स रदरफोर्ड, दिस रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट एज इंक्रेडिबल एज यू फायर a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it comes back and hits you। ये घटना इतनी अविश्वसनीय थी कि आप एक 15 इंच के गोले को किसी टिश्यू पेपर पर हिट करें और वो टकरा के वापिस आ जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं है, बट ऐसा हुआ है, इसीलिए इसे इंक्रेडिबल इंसिडेंट बोला गया था, ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिएगा। इसके बाद ये डायग्राम आपको पहले बनाना है, ठीक है, उसके बाद यहां से नोट करना है, डायग्राम पहले बनेगा फिर यहां से नोट करना है, इसके बाद मैं इसका आपको कंक्लूजन बताऊंगा और इसके फिर आपको फीचर्स बता करके इसकी कमियां बताएंगे जब जाके ये प्रैक्टिकल कंप्लीट होगा। सो आज की क्लास में इतना ही, इसे रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू, ठीक है, बाय।